छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार हैं? आपने तीसरी आंख को जागृत करने से कुछ अध्याय भेजे हैं और मैं आपको बताता हूँ, यह पुस्तक घनी है। हम स्पष्ट दृष्टि, ऊर्जा कार्य, पूरे रहस्य में गहराई से जाने की बात कर रहे हैं। यह प्राचीन ज्ञान और व्यावहारिक तकनीकों का एक आकर्षक मिश्रण है। बिल्कुल। इस गहरी गोताखोरी में हम दिलचस्प बिट्स को, खासकर तीसरी आंख से जुड़े उन बिंदुओं को निकालने जा रहे हैं। अच्छा लगता है। हम समझेंगे कि यह क्या है, इसे कैसे जागृत करें और यह दुनियादारी के अनुभव को कैसे बदलता है। इसे पुस्तक स्कोर अवधारणाओं और प्रथाओं को नेविगेट करने वाले मार्गदर्शक की तरह सोचें। तीसरी आंख से पहले शुरू करें। यह महज एक रहस्यमय प्रतीक नहीं है। समझता हूँ, मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि हमारे माथे के बीच में सचमुच की आंख हो, भले ही यह महान होता। यह निश्चित रूप से चीजों को आसान करेगा, लेकिन पुस्तक तीसरी आंख को माथे के बीच से सिर के पीछे तक जाने वाली ऊर्जावान सुरंग बताती है। ठीक है, एक ऊर्जा सुरंग। अब यह एक चित्र है जो आपके मन में बसी रहेगी। और इस सुरंग के भीतर विभिन्न ऊर्जा केंद्र हैं। प्रत्येक के पास अपना अनूठा कंपन और धारणा की क्षमता है। मुख्य द्वार के रूप में भौहों के बीच का क्षेत्र कार्य करता है, इसीलिए वहां ध्यान दिया जाता है। यह बहुत तर्कसंगत है। मैं हमेशा सोचता था कि उस जगह पर ध्यान देने का कारण क्या है। यह एक विशिष्ट आवृत्ति में ट्यून करने जैसा है, क्योंकि यह क्षेत्र ऊर्जा बन जाता है। यह मानसिक संतुलन में मदद करता है और साधारण इंद्रियों के परे चीजों को महसूसने देता है। तो इस ऊर्जा सुरंग को कैसे सक्रिय करें? पुस्तक में कई अभ्यास बताए गए हैं। यह करता है। एक मुख्य ध्यान तकनीक मुद्रा के महत्व पर जोर देती है। ओह, मुद्रा। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना केवल अच्छे एर्गोनॉमिक्स नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रवाह के लिए जरूरी है। इसलिए मुद्रा हमारे विचार और कार्य दोनों को प्रभावित करती है। मुझे हमेशा महसूस हुआ कि मेरा योग शिक्षक कुछ सही कर रहे थे। बिल्कुल। पुस्तक गले और तीसरी आंख के बीच एक आकर्षक संबंध को दिखाती है। रुको, वॉइस बॉक्स, इसका किसी चीज से क्या लेना देना है? पहले तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन सोचो, जप, टोनिंग, ये प्रथाएं दुनिया भर में आध्यात्मिक परंपराओं में पाई जाती हैं। जब आपकी गर्दन संरेखित होती है तो यह गले से बहने वाली ऊर्जा को बढ़ाता है, लगभग जैसे यह ऊर्जा का गले बन जाता है। वाह, ऊर्जा का एक गले में मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं था। और यह सीधे तीसरी आंख से जुड़ता है। 4 पुस्तक कहती है कि ध्यान करते समय भौहों के सूक्ष्म संवेदनाओं पर ध्यान दें। शायद एक झुलका, एक दबाव, घनत्व की भावना। और यही वह ईथरिक ऊर्जा है जिसे वे उल्लेख करते रहते हैं। बिल्कुल, यह जीवन शक्ति है जो हमें जीवंत करती है। वह कंपन महसूस कर से अपनी सांस से जोड़ें। ये पूरा जुड़ाव महत्वपूर्ण लगता है। यह शारीरिक इंद्रियों से परे जागरूकता बदलने के बारे में है ना? ये सिर्फ आंखों से देखने का नहीं, बल्कि गहरी धारणा विकसित करने का है, जिसे पुस्तक देखने को कहती है। दृष्टि से अंतर्दृष्टि अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। और यहीं बैंगनी स्थान का अनुभव होता है। बैंगनी स्थान? कई लोग गहरे ध्यान के दौरान इस स्थान में प्रवेश करने की रिपोर्ट करते हैं। क्या हम सच में बैंगनी रंग देखने की बात कर रहे हैं? कभी कभी हाँ, लेकिन यह गहरा नीला या यहां तक कि काला भी हो सकता है। ठीक है, क्या मायने रखता है एक विशाल विस्तार स्थान में प्रवेश करने की भावना है। इसे खगोलीय चेतना के लिए एक द्वार के रूप में वर्णित किया गया है, भौतिक से परे एक दायर। ठीक है, अब यहाँ वह जगह है जहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प होने लगती हैं और शायद थोड़ा दिमाग चौंकाने लगती हैं। खगोलीय चेतना, अन्य क्षेत्रों, इसे लेने के लिए बहुत कुछ है। यह पक्का है और हम आगे इन विचारों की जांच करेंगे। याद रखें कि यह पुस्तक केवल इन अवधारणाओं की बौद्धिक खोज नहीं है, यह उनके लिए खुद का अनुभव करने के बारे में है। तो क्या आप कह रहे हैं कि हम वास्तव में इन अन्य क्षेत्रों और इस देखने के बारे में वे बात करते हैं तक पहुंचना सीख सकते हैं? यह पुस्तक का विचार है, लेकिन यह चुनौतियों के बिना नहीं है। यही कारण है कि पाठ ग्राउंडिंग और सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि आप इन प्रथाओं का पता लगाते हैं। ठीक है, आप रात भर अपना सामने का दरवाजा खुला नहीं छोड़ेंगे, तो इस ऊर्जावान सुरक्षा का अभ्यास कैसे करें? यही जगह जहां चैनलिंग तकनीकें आती हैं, जैसे ईथरिक ऊर्जा को जगाने के लिए हाथ रगड़ना। मैंने सुना है कि इसका विषय है, ये उन ऊर्जा मार्गों के बारे में है, मेरिडियन, है ना? तुम समझ गए। एक्यूपंक्चर में इस्तेमाल की जाने वाली मध्य पत्थर की तरह ये मेरिडियन आपके शरीर में चलते हैं। उन्हें जानबूझकर उत्तेजित करके आप ऊर्जा को संतुलित करना, साफ करना और उपचार या सुरक्षा के लिए निर्देशित करना सीख सकते हैं। ठीक है, चलो इन चैनल रिलीज अभ्यासों को थोड़ा और अनपैक करते हैं। किताब में क्या विशिष्ट तकनीकों का उल्लेख है? ये कई मेरिडियन के बारे में विस्तार से जाती है। एक जो बाहर खड़ा था वह मूत्राशय मेरिडियन है। मूत्राशय से अधिक ये मेरिडियन आपके सिर से पैर की उंगलियों तक चलते हैं। वाह, मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी मूत्राशय इतनी शक्तिशाली है। पाठ का सुझाव है कि इस मेरिडियन को उत्तेजित करने से गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा तक पहुंच अनलॉक हो सकती है। इसलिए इसे सक्रिय करने के लिए आपको मेरिडियन को रगड़ना पड़ता है। इसमें एक तकनीक है। ये सिर्फ बेबुनियाद रगड़ना नहीं है। आप इसे एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ करते हैं और सनसनी को आपकी तीसरी आंख में पैदा होने वाले कंपन से जोड़ते हैं।
वहां फिर से जुड़ने की अवधारणा है। ये सब तीसरी आंख सक्रियण से जुड़ा है। नींव पुस्तक ऊर्जा के प्रति जागरूकता लाने पर जोर देती है, न कि केवल गति से गुजरना। यह सब आकर्षक है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरा दिमाग थोड़ा भरा महसूस करने लगा है। कोई क्या देखना चाहिए जब ये चीज का पता लगाना शुरू कर रहा है? मैं कहूंगा कि बस अपने शरीर में सूक्ष्म संवेदनाओं के बारे में जागरूक होने से शुरू करें। जैसे कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, आपके हाथ सुन्न होते हैं या आपके छाती में गर्मी महसूस होती है। ये सभी ऊर्जा की दुनिया की झलक है। इसलिए उन सूक्ष्म संवेदनाओं पर ध्यान देना पहला कदम है। बिल्कुल। वे संवेदनाएं आपकी 5 इंद्रियों से परे एक दुनिया का प्रवेश द्वार हैं। ऊर्जा और विस्तारित धारणा की दुनिया है। मुझे ये पसंद है। इसलिए हमने तीसरी आंख, ऊर्जा कार्य और ऊर्जा संरक्षण के महत्व को कवर किया है, लेकिन उजागर करने के लिए बहुत कुछ है। वहां है। हमने आभा या किताब द्वारा बच्चों और तापमान यात्रा के बीच बनाए गए आकर्षक संबंध को देखने के बारे में भी नहीं छुआ है। ठीक है, आपको इन रहस्यों को जानने के लिए हमारी गहरी गोताखोरी के भाग 2 के लिए हमारे साथ रहना होगा। ठीक है। इसलिए पिछली बार हम ऊर्जा कार्य की दुनिया में गहराई से गोता लगा रहे थे और आपने उल्लेख किया कि इन चैनल रिलीज अभ्यासों का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, लेकिन फिर पुस्तक आपके आभा को सील करने के बारे में भी बात करती है। ये सुपर हीरो शक्ति जैसा लगता है, लेकिन अंतर क्या है? हाँ, यह एक महान सवाल है और अंतर महत्वपूर्ण है। चैनल रिलीज उस ऊर्जा को सुचारू रूप से बहने के बारे में है, जैसे एक अवरुद्ध पाइप को साफ करना। अपने आभा को सील करना एक सीमा बनाने जैसा है, जिससे खुद को बाहरी ऊर्जा के लिए कम पारगम्य बनाया जा सकता है। इसलिए चैनल रिलीज प्रवाह के बारे में है और छत एक ऊर्जावान ढाल लगाने की तरह है। बिल्कुल सही तरीका है, और पुस्तक आपके आभा को सील करने की शानदार तकनीक सुझाती है। इसमें नाभि के ठीक नीचे एक स्थान शामिल है जो वे वेल सेंटर कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ऊर्जा का गले, तीसरी आंख का नियंत्रण टॉवर है और अब वोल सेंटर है। हमारे शरीर हर अध्याय के साथ रहस्यमय बिजली संयंत्रों की तरह लगते हैं। यह अद्भुत है कि हमारे भीतर कितनी ऊर्जा क्षमता है। पुस्तक इच्छा केंद्र को अप्रयुक्त शक्ति के जलाशय के रूप में वर्णित करती है। हम इसमें कैसे टैप करते हैं? अधिक रगड़ना। रगड़ना मदद कर सकता है शुरू में केंद्र की स्थिति महसूस करने के लिए। मुख्य कुंजी है जागरूकता लाना। इसे सक्रिय करने के इरादे पर ध्यान केंद्रित करें। गले के घर्षण और तीसरी आंख कंपन भी महत्वपूर्ण हैं। बेशक वे करते हैं। ऐसा लगता है कि ये बाकी सब कुछ के लिए मूल तकनीक है। यही है। पुस्तक यह अनुशंसा करती है कि हम ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करें और इसे लंगर की तरह इस्तेमाल करें। यह आधार है कि आप अपने आभा को घने, कम झरझरा बनाते हैं, जैसे कि अपने ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारित कंबल लगाना। इस प्रकार यह अपने चारों ओर ऊर्जा बल क्षेत्र बना लेता है। बिल्कुल। ठीक है, यह समझ में आता है, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि अपने आभा को कब सील करना है? क्या यह मेट्रो में जाने से पहले या जब आपकी सांस आती है? आप जानते हैं कि यह बुरी वृत्ति नहीं है। वास्तव में यही अंतर्ज्ञान का खेल शुरू होता है। इन प्रथाओं में जितना अधिक आप संलग्न होते हैं, उतना ही आप आत्म ऊर्जा और आसपास की ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए आप नोटिस करना शुरू करते हैं जब कुछ ऊर्जावान रूप से बोलते हुए बंद महसूस होता है। बिल्कुल। ये कहीं जगह पर अचानक ऊर्जा का गायब होना या कुछ लोगों के पास होने पर असहजता हो सकती है। ये बहुत समझ में आता है। मैंने भी कमरों में प्रवेश किया है और महसूस किया है कि सारी हवा बाहर निकल रही है। बिल्कुल। उन भावनाओं पर भरोसा करें। जितना अधिक आप उन सूक्ष्म फुसफुसियों को सुनते हैं, उतना ही अधिक सशक्त हो जाते हैं कि आप इस ऊर्जावान दुनिया को जागरूक रूप से नेविगेट करें। यह अविश्वसनीय है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे पास ऊर्जा और धारणा की पूर्ण प्रणाली हो और हम अब भी केवल इसकी सतह को खरोंच रहे हैं कि यह क्या कर सकती है। लेकिन धारणा की बात करते हुए मैं आभा देखने के बारे में भाग तक पहुंचने के लिए मर रहा हूं। मैं भी। यह पुस्तक के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है और यह सुझाव देता है कि कुछ आभा दूसरों की तुलना में देखना आसान है। उदाहरण के लिए, गर्भवती महिला का आभा अक्सर विशेष रूप से जीवंत होता है। यह दिलचस्प है, लेकिन यह समझ में आता है ना? एक नए जीवन के आसपास बहुत ऊर्जा है। बिल्कुल। पुस्तक इसे सुनहरे प्रकाश से भरा होने के रूप में वर्णित करती है, जो कि सृजन के स्रोत के साथ शक्तिशाली संबंध का संकेत है, जैसा कि उन्होंने कहा, जो अक्सर गर्भावस्था के साथ होता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में एक आभा देखने के लिए आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं? ये ऐसा नहीं है कि वे तुरंत चमकीले नियॉन रंगों में दिखाई देते हैं, सही है? हाँ, बिल्कुल, है ना? कुछ लोग उन्हें ऐसे देखने की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन यह आदर्श नहीं है। यह पुस्तक देखने की तकनीक पर जोर देती है। यह आपकी धारणा को केवल आपकी शारीरिक दृष्टि से परे ले जाती है, जिसे हमने पहले भी बताया है। इस तरह सोचो, क्या आप जानते हैं कि कब आप मोमबत्ती की लौ से विकिरण गर्मी महसूस कर सकते हैं, भले ही आप इसे सीधे नहीं छू रहे हों? हाँ, आप उस गर्मी को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। आभा देखना समान है। आप अपनी ऊर्जावान इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, न कि सिर्फ अपनी शारीरिक आंखों का। पुस्तक सुझाव देती है कि अपनी आंखों को धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करें, अपनी दृष्टि को थोड़ा धुंधला रहने दें और अपनी तीसरी आंख में मजबूत जागरूकता बनाए रखें। इसलिए यह आराम से दिनों और केंद्रित दिमाग का संयोजन है।
आपको यह मिल गया है और पुस्तक किसी व्यक्ति की आभा देखने की कोशिश करने से पहले क्रिस्टल या यहां तक कि घर के पौधों जैसे मजबूत ऊर्जा वाले वस्तुओं के साथ शुरू करने की सिफारिश करती है। ये समझ में आता है, जैसे धीरे धीरे कौशल का निर्माण करना। ठीक वैसे ही आप अभ्यास करते हैं। आप वस्तुओं के किनारों के चारों ओर एक सूक्ष्म धुंध या एक बेहोश चमक या शायद उनके आसपास के स्थान के रंग में बदलाव देखना शुरू कर सकते हैं। और यही आभा है। यह पुस्तक का सुझाव हो सकता है कि आरा अलग अलग रंगों में दिखाई दे सकता है। प्रत्येक रंग अलग अलग गुणों या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे सुनहरा आभा आध्यात्मिक संबंध या ज्ञान का संकेत दे सकता है, जबकि हरा आभा उपचार या विकास से जुड़ा हो सकता है। वाह, तो यह ऊर्जा और रंग की एक पूरी भाषा की तरह है। बिल्कुल। और जितना अधिक आप अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं, उतना ही आप उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस करना शुरू कर देंगे जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। आप चीजों के बीच संबंध देखना शुरू करेंगे, लोगों के बीच, सभी जीवित चीजों के बीच बहने वाली ऊर्जा। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत अद्भुत है। ये वास्तव में है। ये पूरी गहरी गोताखोरी मन चौंकाने वाली थी। और मन उड़ाने की बात करते हुए पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से मानसिक होते हैं। ये सब क्या है? यह एक ही समय में थोड़ा डरावना और प्यारा लगता है। क्या यह आकर्षक नहीं है? पुस्तक सुझाव देती है कि बच्चे इस दुनिया में ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशीलता और तापमान यात्रा नामक एक अद्वितीय आत्मीयता के साथ आते हैं। हम उद्धृत यात्रा करते हैं जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर छोड़ रही हैं, या हम यहाँ बेबी घोस्टबस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन यह एक समान अवधारणा है। पुस्तक विस्तार से बताती है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा ऊर्जावान या आध्यात्मिक शरीर हमारे शारीरिक शरीर से अलग होकर अन्य आयामों की यात्रा कर सकता है। यह कुछ अगले स्तर की झपकी है। मैं आमतौर पर अपने तकिया पर ड्रोल के साथ जागता हूँ। ठीक है। खैर, पुस्तक कहती है कि बच्चे इस प्रक्रिया के लिए बहुत अधिक अनुकूल हैं। वे भौतिक और तापमान के बीच हमसे कहीं अधिक आसानी से फिसलते हैं। इसीलिए बच्चे जैसे छोटे मनोवैज्ञानिक होते हैं जो हमेशा उन चीजों को घूरते रहते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। बिल्कुल। पुस्तक यह भी सुझाव देती है कि माता-पिता अपने बच्चों को सो जाने के दौरान बारीकी से देखकर उन्हें सीख सकते हैं। रुको, सोते हुए बच्चे से और क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम, इसके अतिरिक्त कि वे विचलित न होकर जादुई ढंग से सो सकते हैं? यह उनकी ऊर्जा को संतुलित करने के बारे में है। आप उनके ऊर्जावान शरीर के अलगाव की एक झलक पकड़ सकते हैं और यहां तक कि उसी ऊर्जा में टैप करने में माहिर हो सकते हैं जो उन्हें इतनी स्वतंत्रता से यात्रा करने की अनुमति देती है। इसलिए यह सिर्फ बच्चों को सिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि उनसे सीखने के बारे में है। यह एक विनम्र विचार है। यह वास्तव में है। बच्चों के पास चेतना, ऊर्जा और सभी चीजों के परस्पर संबंध की प्रकृति के बारे में हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है। गहरी गोताखोरी का अनुभव अद्वितीय था। हमने चैनल रिलीज, आभा, मानसिक बच्चों जैसी बहुत सी चीजों को कवर किया और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वहां है। अपने अंतिम भाग में हम एक उत्तेजक विचार में गहराई से पुस्तक हमें इस विचार के साथ छोड़ देती है कि आध्यात्मिक विकास के पारंपरिक तरीकों को एक आधुनिक परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। ओह, अब यह कुछ है जो मैं निश्चित रूप से अनपैक करना चाहता हूँ। भाग 3 में शामिल हों और देखें कि यह गहरी गोता किस दिशा में ले जाती है। आप जानते हैं, इन सब की खोज के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अब दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने लगा हूँ। ऐसा लगता है कि सतह के ठीक नीचे एक और आयाम है। वाह, यह अद्भुत है कि कैसे ऊर्जा और चेतना पर दृष्टिकोण बदलने से नई वास्तविकताएं खुलती हैं। बिल्कुल, लेकिन किताब से यह एक विचार मेरे साथ रहा और मैं आपका नजरिया जानना चाहता था। मूल रूप से कहा गया कि आध्यात्मिक विकास के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक दुनिया के लिए अनुकूलित करना पड़ सकता है। यह ऐसा बिंदु है जो आज कई आध्यात्मिक साधकों के साथ गूंजता है। अगर सदियों पुरानी तकनीकें अब काम नहीं कर रही हैं तो हम कहां खड़े हैं? लगभग ऐसा है कि पुस्तक इशारा कर रही है कि हमें आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर अपडेट की आवश्यकता है। हमारे हार्डवेयर की तरह जागरण की हमारी क्षमता अभी भी है, लेकिन पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आधुनिक जीवन के साथ पूरी तरह से संगत नहीं है। ये एक महान सादृश्य है। हम सूचना अधिभार, निरंतर उत्तेजना, तकनीक से निपट रहे हैं जो तेजी से बदल रही है जितना हम रख सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे मन अक्सर दौड़ रहे हैं और ऊर्जा बिखरी हुई महसूस होती है। तो हम इस नए इलाके को कैसे नेविगेट करते हैं? हम आध्यात्मिक जागरण का रास्ता कैसे खोजते हैं जो इस समय और युग में काम करता है? यह क्या हजार सवाल है। पुस्तक हमें सभी उत्तर नहीं देती है, लेकिन यह हमारे आंतरिक ज्ञान से जुड़ने के महत्व पर जोर देती है। इसलिए यह पुरानी परंपराओं का आंख बंद कर पालन करने के बजाय आत्मा से गूंजने वाले तत्वों को खोजने के बारे में है। बिल्कुल। इसका मतलब आधुनिक अंतर्दृष्टि के साथ प्राचीन प्रथाओं को एकीकृत करना, हमारे अनूठे संदर्भों के अनुकूल तकनीकों को अपनाना और नई संभावनाओं के लिए खुला होना हो सकता है। मुझे ये पसंद है। आध्यात्मिकता के लिए एक लचीला और अनुकूल दृष्टिकोण जो पूरी तरह से 21वीं सदी का लगता है। तो किसी सुनने वाले के लिए जो यह सब आगे का पता लगाने के लिए बुलाया गया महसूस कर रहा है, आप कहां से शुरू करने का सुझाव देंगे? बस ध्यान देकर शुरू करें। ध्यान दें कि आपकी ऊर्जा विभिन्न वातावरण में कैसे बदलती है। आपका शरीर विभिन्न उत्तेजनाओं का कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या प्रथाएं आपको शांति और स्पष्टता लाती हैं? यह आत्म जागरूकता को बढ़ाने के बारे में है।
इसलिए अपनी आंतरिक दुनिया का एक जिज्ञासु पर्यवेक्षक बने। ठीक है। जितना अधिक आप ऐसा करते हैं, उतना ही अधिक आप यह समझ पाएंगे कि वास्तव में आपकी आत्मा को क्या पोषण देता है और आपकी ऊर्जा को क्या समाप्त करता है। और वहां से आप एक आध्यात्मिक अभ्यास का निर्माण करना शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए दर्जी है। यह एक शक्तिशाली संदेश है। गहरी गोताखोरी वास्तव में आंखें खोलती है। मैं इन विचारों को खोजने और देखने के लिए प्रेरित महसूस करता हूँ कि वे कहाँ ले जाते हैं। सुनना और याद रखना अद्भुत है। जागरण की यात्रा चल रही है। खोजने के लिए हमेशा और भी होता है, अनुभव करने के लिए। इसलिए अपने मन को खुला रखो, अपने दिल को जुड़ा रखो और अपनी तीसरी आंख चमकती रहे। अच्छी तरह से कहा। यह तीसरी आंख ऊर्जा कार्य और हम में से प्रत्येक के भीतर अविश्वसनीय क्षमता के रहस्यों में एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। इस गहरी गोताखोरी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक खोज जारी रखें।